करेंगे। इस अवसर पर वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएब खान, मेरे साथ हैं भुवन अपूर्व। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका। Namaskar, good morning, and a very warm welcome to this live and exclusive radio broadcast. In yet another measure to deepen financial inclusion, Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi will be dedicating 75 digital banking units to the nation in a few moments from now via video conferencing. Hon'ble Prime Minister will also address the gathering on this very special occasion. May I inform you, dear listeners, that as part of the Union Budget speech for 2022-23, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman had announced the setting up of 75 DBUs in 75 districts of the country to commemorate the 75 years of independence of India. The DBUs are being set up with an objective to ensure benefits of digital banking, that they reach every nook and corner of the country and will cover all the states and union territories. I can inform you at this moment that 11 public sector banks, 12 private sector banks, and 1 small finance bank are participating in this endeavor. And for those of you who are just joining us in this live and exclusive radio broadcast on All India Radio, I can inform you that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be dedicating 75 digital banking units across 75 districts of the nation in a few moments from now via video conferencing, and we at All India Radio are building up to his address on this occasion. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आपको बता दें, वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट के भाषण के अंतर्गत वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। डीबीयू की स्थापना डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है और इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, 12 निजी बैंक और 1 लघु वित्त बैंक इस प्रयास में भाग ले रहे हैं। ये डीबीयू ब्रिक एंड मोर्टार आउटलेट्स से संचालित की जाएंगी और यहाँ जो लोगों को बचत खाता खोलने, बैलेंस चेक करने, पासबुक प्रिंट करने, राशि ट्रांसफर करने, फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने, ऋण के लिए आवेदन करने, जारी किए गए चेक के लिए स्टॉप पेमेंट के निर्देश देने, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, खाते का विवरण देखने, करों का भुगतान करने, बिलों का भुगतान करने, नामांकन करने जैसी विभिन्न डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। डीबीयू ग्राहकों को साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक किफायती, सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। वे डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेगी और ग्राहकों को साइबर सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने पर विशेष जोर भी दिया जाएगा। इसके अलावा डीबीयू द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके बिजनेस फैसिलिटेटर्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे व्यवसाय और सेवाओं से संबंधित ग्राहकों को शिकायतों का निवारण करने और उनको रियल टाइम सहायता उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त डिजिटल व्यवस्थाएं होंगी। थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। Indeed, Shoaib, in recent years, digital banking, digital payments and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country, and the government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, as I can report to you that Honorable Prime Minister has joined us live via video conferencing. Let's listen into the live proceedings. सर, आपकी अनुमति से मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहूंगा। सर, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हम आज देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लोकार्पण समारोह में यहां पे शामिल हो रहे हैं। सर, सर्वप्रथम मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से
इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया है सर। सर, इस कार्यक्रम में माननीय वित्त मंत्री महोदया व आरबीआई गवर्नर हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी यूएसए से जुड़े हुए हैं सर, और बैंकिंग व केंद्र सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त 75 डीबीयू से वीसी के माध्यम से केंद्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसद, एमएलए व कई विशिष्ट अतिथि हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। मैं सर्वप्रथम सर आरबीआई गवर्नर महोदय से निवेदन करता हूं, जिनके दिशा निर्देश में ये पूरे कार्यक्रम डीबीयू परियोजना की परिकल्पना व रूपरेखा रखी गई है कि वे अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। माननीय आरबीआई गवर्नर महोदय। Namaskar, Honorable Prime Minister, Honorable Finance Minister, Honorable Ministers from Central and State Governments, Honorable Chief Ministers, Honorable Members of Parliament and Members of Legislative Assemblies, Officers from Central and State Governments, Deputy Governors of the Reserve Bank, Managing Directors and CEOs of commercial banks, dignitaries and participants from across the country, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to welcome the Honorable Prime Minister to this event this morning, when the DBUs are being dedicated to the service of the nation. And this is happening at a time when we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is a joint initiative of the Government of India, the Bank, the Indian Banks Association, and the various participating commercial banks. In recent years, digital banking has emerged as a preferred channel for delivering banking services across the country. The Reserve Bank has been taking progressive measures to improve availability of digital infrastructure from banking services. Following the announcement made in the Union Budget 2022-23 by the Honorable Finance Minister for setting up of 75 digital banking units, that is DBUs, the Reserve Bank issued the required guidelines after consulting the Indian Banks Association and the various commercial banks, and also the various experts in the field. It is heartening to note that commercial banks, both in the public and private sector, have responded very positively to this initiative. 75 DBUs, that is digital banking units, have been set up in a record 6 months' time in 75 districts spread across the country to commemorate 25 years of our independence. Our focus is to harness the benefits of technology and innovation in the banking space. The establishment of DBUs is a step to further augment the digital infrastructure in the country. This will act as an enabler in the digital ecosystem and will improve customer experience by facilitating seamless banking transactions. The DBUs will also aid our effort to promote financial inclusion by providing banking services in a paperless, efficient, safe and secure environment. The specific financial services to be provided by the DBUs include, among various other things, savings, credit, investment and insurance. On the credit delivery front, to start with, the DBUs will provide end-to-end digital processing, small ticket and MSME loans, starting from online applications to disbursal of the loan sanctioned amounts. DBUs will also provide services related to identified government schemes. The products and services in these units will be provided in two modes, namely self-service and assisted modes, with self-service mode being available 24/7/365 basis. The banks are also free to engage the services of digital business facilities and business correspondents to expand the footprint of the DBUs. What is very important to note in this context is that these physical units will act as a focal point for developing
customer awareness and customer education about utilizing various digital facilities to do banking operations, to do banking activities including applying for loans and availing loans from the banks. In effect, this will result in greater credit penetration in our country. I take this opportunity to appreciate the commendable work done by the Indian Banks Associations, the banks which have established these DBUs, the Department of Financial Services in the Ministry of Finance, my colleagues in the Reserve Bank for their efforts in setting up these 75 DBUs in a very short span of time. I once again take this opportunity to welcome the Honorable Prime Minister, Honorable Finance Minister and other dignitaries and all other participants to this important event. Thank you. Dhanyavad. Namaskar. थैंक यू सर। अब मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया, जिनका मार्गदर्शन भी हमें इस पूरे कार्यक्रम हेतु समय समय पर मिलता रहा है, उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। फाइनेंस मिनिस्टर महोदय। Namaskar. Respected Prime Minister, Cabinet colleagues, Governor of Reserve Bank of India, Chief Ministers, Deputy Chief Ministers, Governors, Lieutenant Governors, and other dignitaries. Deploying technology to achieve development goals is the hallmark of our government. When in 2014, the Prime Minister Jan Dhan Yojana was launched, it was soon followed by mobile and Aadhaar integration, leading to DBT, Mudra, and many more. Financial inclusion was deepened and furthered through the flood of digital payment options. India's National Payment Corporation is fast finding inroads in several other countries as well. Digital identities, digital payments, digital transactions, account aggregators, open network for digital commerce have emerged, and very swiftly at that, even despite the COVID-19. Even more interesting is the level of acceptance common Indian people have shown in adapting to technology-driven financial inclusive schemes of Government of India. During Amrit Kaal, Honorable Prime Minister, sharing your vision for greater use of technology and getting digital banking into India, the scheduled commercial banks are establishing 75 digital banking units in 75 districts of our country. DBUs will enable people who do not have a personal computer, who do not have a laptop, or do not have even a smartphone to be able to access banking services. They can do it digitally and without a paper in hand, meaning in a paperless mode. For those who are not even tech savvy, there is a mode where they can be facilitated to avail of these paperless services. As the Reserve Bank Governor explained, they will be paperless. The operations will be 24/7 available. Din raat the services pure available rahe. Even cash deposit facilities or opening of a deposit or fixed deposit or recurring deposit, you can avail of all these services. Government's credit-linked schemes through the Jan Samarth portal will also be available for ordinary users. MSME and retail businesses can benefit out of it. As was explained, financial literacy can be promoted through these units. Financial inclusion and digital banking go another mile in achieving greater digitizing and formalizing of Indian economy. I urge all the
representatives who are present here today to spare at least some time each day to promote literacy, financial literacy, digital education for the bank customers and for all those business units which are small in your neighborhood. Popularizing digital banking is important. Also, the most important aspect is that it is going to be cost effective for the consumer. It is going to be absolutely safe and secure for them to use it. These thoughts will have to be promoted by the bank agents, meaning banking agents, banking correspondents, bank managers, and all officials, so that greater formalization of the Indian economy can be achieved. And finally, I congratulate the RBI and the Indian Bank Association for very speedily implementing this in a very efficient manner. I am sure that our collective efforts, the DBUs, will go a long way in giving further impetus to digital banking in India and help our economy to move towards a cashless and inclusive economy. Dhanyavad. थैंक यू मैम। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे सांकेतिक बटन दबाकर डीबीयूज का लोकार्पण करें, वह हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का संकल्प आज देश को नित नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। 8 वर्षों की यह यात्रा देश की जनता के लिए अनेक सुविधाओं को लेकर आई है। आजादी के 7 दशकों तक भी गरीबों के लिए बैंक अकाउंट सुलभ न होने से लेकर पिछले सिर्फ 8 सालों में 47 करोड़ जनधन खाते खुलने की ये यात्रा, हर सुविधा के लिए लाइन लगाने से लेकर जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी से एक मजबूत डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम की ये यात्रा, कुछ 100 स्टार्टअप से लगभग 80,000 स्टार्टअप्स की ये यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार लगातार आगे बढ़ रही है, जहां लक्ष्य सिर्फ एक है, तकनीक का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप गो डिजिटल के उद्देश्य के साथ देश के हर कोने में देश के हर व्यक्ति को डिजिटल तकनीक के माध्यम से सभी बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए साकार हुई है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में बैंकिंग से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कागज रहित यानी पेपरलेस, सुगम और सुरक्षित रूप से करने की सुविधा दी जाएगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में सेल्फ सर्विस जोन के अंतर्गत इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, डिजिटल सेवाओं के लिए टैब, ई-केवाईसी या वीडियो केवाईसी का उपयोग करके खाता खोलने की सुविधा, महत्वपूर्ण बिलर्स द्वारा बिल भुगतान की सुविधा, एंड टू एंड लोन की पूरी कागज रहित और सुगम सुविधा के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ये सेल्फ सर्विस जोन साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे सेवा में रहेंगे। वहीं दूसरी ओर डिजिटल असिस्टेंस जोन में ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग, डेबिट कार्ड जारी और अनब्लॉक करना, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सहायता, ग्राहक शिकायतें और शिकायत प्रबंधन, सावधि और आवर्ती जमा खाता खोलने की सुविधा, ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और फास्टैग हेतु डिजिटल किट, और साथ ही व्यापारियों के लिए यूपीआई, क्यूआर कोड, भीम, आधार, पीओएस के लिए डिजिटल किट जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट देश के डिजिटल क्रांति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा और देश की जनता को सुगम, सुरक्षित और कागज रहित बैंकिंग का अनुभव देकर देश में डिजिटल बैंकिंग के प्रयोग को बढ़ावा देगा। इस विश्वास के साथ इस महान देश
और हर भारतीय को इस स्वर्णिम अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स समर्पित है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे हमें अपना मार्गदर्शन व आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। वित्त मंत्री निर्मला जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी गण, आरबीआई गवर्नर, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, देश के अलग अलग कोने में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के लोग जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, अर्थनीति से जुड़े सभी जानकार, बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इसके शुभारंभ के इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे आरबीआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। गांव में, छोटे शहर में कोई व्यक्ति जब डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सेवाएं लेगा तो उसके लिए पैसे भेजने से लेकर लोन लेने तक सब कुछ आसान हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। अब कल्पना करिए, एक जमाने में जब एक ग्रामीण को, हमारे गांव के नागरिक को, एक गरीब को छोटी छोटी बैंकिंग सेवाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम हुआ करता था। लेकिन आज बहुत आसानी से इस बदलाव को वो जीने के लिए आनंदित हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। साथियों, हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर
नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। हमने दो चीजों पर एक साथ काम किया। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, उसे मजबूत करना, उसमें पारदर्शिता लाना, और दूसरा, वित्तीय समावेश किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। पहले जब बौद्धिक सेमिनार्स होती थी, बड़े बड़े विद्वान लोग अर्थव्यवस्था की, बैंकिंग व्यवस्था की, गरीबों की चर्चा करते थे, तब स्वाभाविक रीते वित्तीय समावेश की बात होती ही थी। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो विचारों तक सीमित रह जाती थी। व्यवस्थाएं इस क्रांतिकारी कार्य के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, समावेश के लिए तैयार नहीं होती थी। पहले सोचा जाता था कि गरीब खुद चलकर बैंक चला जाएगा, बैंक सिस्टम से वो जुड़ जाएगा। लेकिन हमने रिवाज बदला। हमने तय किया कि बैंक खुद चलकर गरीब के घर तक जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले गरीब और बैंकों के बीच की दूरी कम करनी थी। हमने फिजिकल दूरी भी कम की और सबसे बड़ा जो रुकावट थी, उस मनोवैज्ञानिक दूरी को भी हमने कम किया। हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर में, घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज भारत के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। इसके अलावा देश में जो पोस्ट ऑफिस का व्यापक नेटवर्क था, आज इंडिया पोस्ट बैंक के जरिए वो भी बैंकिंग की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। आज देश में हर 1 लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद हैं, वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से ऐसे देशों से भी ज्यादा है। साथियों, हम सामान्य मानवी के जीवन स्तर को बदलने का संकल्प लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, हमारा संकल्प है पारदर्शिता लाने का, हमारा संकल्प है आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। जब हमने जनधन अकाउंट की मुहिम शुरू की तो कुछ आवाजें उठी कि गरीब बैंक खाते का क्या करेगा। यहां तक कि इस फील्ड के कई एक्सपर्ट भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस अभियान का महत्व क्या है। लेकिन बैंक खाते की ताकत क्या होती है, ये आज पूरा देश देख रहा है। मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है। बैंक और बैंक खातों की वजह से हमने गरीबों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी।
बैंक खातों की ताकत से जुड़ने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुल गया। बैंक अकाउंट होने की वजह से गरीब लाभार्थियों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा। बैंक खातों के जरिए ही गरीबों को घर बनाना हो, शौचालय बनाना हो, गैस की सब्सिडी प्राप्त करना हो, उनको सीधे उनके खाते में दिया जा सका। किसानों को भी तमाम सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद बैंक खातों की वजह से उन तक आसानी से पहुंचाई जा सकी। और जब कोरोना महामारी का दौर आया तब सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाया गया। बैंक खातों की वजह से हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए स्वनिधि योजना भी शुरू होगा पाई। जबकि उसी दौरान विकसित देशों तक को इस काम में मुश्किलें पेश आ रही थी। आपने सुना होगा, अभी अभी आईएमएफ ने भारत के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका श्रेय भारत के गरीबों, भारत के किसानों और भारत के मजदूरों को जाता है, जिन्होंने नई तकनीकों को हिम्मत के साथ, समझ के साथ अपनाया, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। साथियों, वित्तीय भागीदारी जब डिजिटल भागीदारी से जुड़ जाती है तो संभावनाओं का एक नया विश्व खुलने लग जाता है। यूपीआई जैसा बड़ा उदाहरण हमारे सामने है और भारत इसके लिए गर्व करता है। यूपीआई अपने तरह की दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत में आप इसे शहर से लेकर गांव तक, शोरूम हो या सब्जी का ठेला, हर जगह आप उसे देख सकते हैं। यूपीआई के साथ ही अब देश के जन सामान्य के हाथों में रुपे कार्ड की ताकत भी है। एक समय था जब क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक एलिट व्यवस्था मानी जाती है, बड़े समाज के रईसों की व्यवस्था मानी जाती थी। कार्ड भी विदेशी होते थे, उन्हें इस्तेमाल करने वाले भी बहुत गिने चुने लोग होते थे और उनका इस्तेमाल भी वैसी ही चुनिंदा जगहों पर ही होता था। लेकिन आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा रुपे कार्ड सामान्य मानवी के पास है। आज भारत का स्वदेशी रुपे कार्ड दुनिया भर में स्वीकार किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का ये जोड़ एक और गरीब की गरिमा और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है, तो साथ ही देश के डिजिटल डिवाइड को उसे भी खत्म कर रहा है। साथियों, जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने मिलकर एक बड़ी बीमारी का इलाज भी किया है। ये बीमारी है भ्रष्टाचार की बीमारी है।
पैसे ऊपर से चलते थे, लेकिन गरीब तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाते थे। लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पैसा जिसके नाम से निकलता है उसके खाते में पहुंचता है, उसी समय पहुंचता है। अलग अलग योजनाओं में अब तक डीबीटी के जरिए 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। और कल भी मैं देश के करोड़ों किसानों को वैसे ही 2,000 रुपये वाली किस्त भेजने वाला हूं। भाई और बहनों, भारत की इस डीबीटी और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। हमें इसे आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक तो अब यहां तक कह रहा है कि भारत डिजिटाइजेशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के मामले में लीडर बन चुका है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सफलतम लोग भी, टेक्नोलॉजी की दुनिया के जो महारथी हैं, वे लोग भी भारत की इस व्यवस्था की भरपूर सराहना कर रहे हैं। उसकी सफलता से वे स्वयं भी अचंभित है। भाई और बहनों, आप कल्पना करिए, जब डिजिटल भागीदारी और आर्थिक भागीदारी की इतनी ताकत है, तो दोनों की 100% क्षमता के इस्तेमाल से हम अपने देश को किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इसलिए आज फिनटेक भारत की नीतियों के, भारत के प्रयासों के केंद्र में है और भविष्य को दिशा दे रहा है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स फिनटेक के इस सामर्थ्य को नया विस्तार देगी। जनधन खातों ने अगर देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की नींव रखी थी, तो फिनटेक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का आधार तैयार करेंगे। साथियों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल करेंसी शुरू करने की घोषणा भी की है। आने वाले समय में डिजिटल करेंसी हो या आज के समय में डिजिटल ट्रांजैक्शंस, अर्थव्यवस्था के अलावा भी इनसे कई अहम पहलू जुड़े हैं। उदाहरण के तौर पर करेंसी छापने में जो खर्च आता है, देश का वो पैसा बचता है। करेंसी के लिए पेपर और इंक हमें विदेशों से मंगाते हैं। डिजिटल इकोनॉमी के जरिए हम इससे भी बच रहे हैं। ये एक अलग तरह से आत्मनिर्भर भारत में भारत की बैंकिंग सेक्टर का, हमारे आरबीआई का बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूं। साथ ही कागज की खपत कम होने से पर्यावरण को भी एक बड़ा लाभ होगा। साथियों, बैंकिंग आज वित्तीय लेन देन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है। आज इस व्यवस्था ने प्राइवेट सेक्टर और लघु उद्योगों के लिए भी ग्रोथ की असीम संभावनाओं को जन्म दिया है। आज भारत में ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्ट
और सर्विस डिलीवरी एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम न बन रहा हो। आप देखिए, आज आपको बंगाल से अगर शहद चाहिए हो या असम से आपको बैम्बू प्रोडक्ट की जरूरत हो, अगर आपको केरल से हर्ब चाहिए हो या लोकल रेस्टोरेंट से कोई पसंदीदा चीज खाने के लिए मंगवानी हो, या फिर आपको कानून से जुड़ी सलाह की जरूरत हो, हेल्थ के लिए कोई सलाह की जरूरत है, या गांव में बैठे किसी युवा को शहर के किसी टीचर से क्लास लेनी हो, डिजिटल इंडिया ने वो सब मुमकिन कर दिया है जिसकी हम कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। साथियों, डिजिटल इकोनॉमी आज हमारी इकोनॉमी भी और हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड की भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी ताकत है। आज हमारे छोटे उद्योग, हमारी एमएसएमईज जैम जैसी व्यवस्था के जरिए सरकारी टेंडरों से भी भागीदारी कर रहे हैं। उन्हें व्यापार के नए अवसर मिल रहे हैं। जैम पर अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। आप आकलन कर सकते हैं, इससे देश की लोकल इकोनॉमी को वोकल फॉर लोकल के मिशन को कितना बड़ा लाभ हुआ होगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के जरिए इस दिशा में अब कई और नए अवसर पैदा होंगे। हमें इस दिशा में इनोवेशन करने होंगे। नई सोच के साथ नए अवसरों का स्वागत करना होगा। साथियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही प्रगतिशील होती है जितना वहां का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होता है। आज भारत की इकोनॉमी एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि इन 8 वर्षों में देश 2014 के पहले वाले फोन बैंकिंग सिस्टम से डिजिटल बैंकिंग पर शिफ्ट हो गया है। 2014 से पहले की फोन बैंकिंग आप लोगों को भली भांति याद होगा और समझ गए होंगे। बैंकों को ऊपर से फोन आता था और तय होता था कि बैंक कैसे काम करें, किसे पैसे दें। इस फोन बैंकिंग राजनीति ने बैंकों को असुरक्षित कर दिया, गड्ढे में उतार दिया, देश की अर्थव्यवस्था को असुरक्षित कर दिया था। हजारों करोड़ के घोटालों के बीच निरंतर घोटाले ही घोटाले की खबरें आया करती थी। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है। हमने एनपीए की पहचान के लिए पारदर्शिता लाने की दिशा में काम किया। लाखों करोड़ रुपए बैंकिंग व्यवस्था में वापस आए। हमने बैंकों को रिकैपिटलाइज किया। विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी सुधार किया गया। एनपीए से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में आईबीसी की मदद में तेजी लाई गई। हमने लोन के लिए भी टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया।
जिससे एक पारदर्शी और वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी हो सके। बैंकों के मर्जर जैसे महत्वपूर्ण निर्णय पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार थे। देश ने उन्हें भी उतनी ही मजबूती से निर्णय किए, कदम उठाए। आज निर्णयों के नतीजे देश के सामने हैं, दुनिया सराहना कर रही है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट जैसी नई शुरुआत और फिनटेक के इनोवेटिव इस्तेमाल के जरिए अब बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक नई सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। हम इससे उपभोक्ताओं के लिए जितनी ऑटोनॉमी है, बैंकों के लिए भी उतनी ही सुविधा और पारदर्शिता है। मैं चाहूंगा इस तरह की व्यवस्थाओं को कैसे और व्यापक बनाया जाए, कैसे इसे लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स काम करें। हमारे सभी बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल व्यवस्थाओं से जोड़ने का टारगेट रखे। एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं, खास करके मेरे बैंकिंग सेक्टर के लोगों से कहना चाहता हूं और बैंकों से जुड़े हुए गांव-गांव फैले हुए छोटे जो कारोबारी है, छोटे व्यापारी है, आप दोनों से मेरा आग्रह है। और जब आजादी का अमृत काल है, मैं आपसे देश के लिए ये आग्रह करके मैं आशा करता हूं कि आप इसको पूरा करेंगे। क्या हमारे बैंक और हमारे छोटे व्यापारी मिल करके क्या हम एक काम कर सकते हैं? क्या हमारे बैंक जो बैंक ब्रांच है, चाहे शहर हो या गांव हो, वो अपना जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र के कम से कम 100 व्यापारी, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 100 व्यापारी वो पूरी तरह डिजिटल लेन देन वाली व्यवस्था, 100% डिजिटल लेन देन वाली व्यवस्था अगर हमारे 100 व्यापारी आपके साथ जुड़ के कर लें, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा रिवॉल्यूशन का हम फाउंडेशन तैयार कर देंगे। भाइयों बहनों, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। मैं आग्रह कर सकता हूं, इसका लिए कोई कानून नहीं बना सकता, नियम नहीं बना सकता। और जब आप उसका फायदा देखेंगे ना, फिर मुझे दोबारा 100 के 200 करने के लिए किसी को नहीं समझाना पड़ेगा। साथियों, हर एक ब्रांच 100 व्यापारियों को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य रखें। आज जनधन अकाउंट की जो सफलता है ना, उसका मूल कारण बैंक ब्रांच में बैठे हुए हमारे छोटे मोटे जो साथी है, हमारे मुलाजिम है, उन्होंने उस समय जो मेहनत की, गरीब की झोपड़ी तक जाते थे, सैटरडे संडे भी काम करते थे, उसके कारण जनधन सफल हुआ। उस समय जिन जिन बैंक के हमारे साथियों ने जनधन को सफल किया, आज देश उसकी ताकत देख रहा है। अगर आज जो बैंकिंग व्यवस्था को देखते हैं, जो ब्रांच को संभालते हैं, वो अपने क्षेत्र के, अपनी बैंक के कमांड एरिया के 100 व्यापारियों को प्रेरित करें, एजुकेट करें, उनको जोड़ें, आप एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के नेतृत्व आपके हाथ पे होगा। मुझे विश्वास है ये शुरुआत हमारे बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जो फ्यूचर रेडी होगा और ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करने की काबिलियत रखेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं भारत के वित्त मंत्री, भारत का वित्त मंत्रालय, हमारे आरबीआई गवर्नर, आरबीआई की टीम, हमारे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए सभी छोटे मोटे साथी
आज आप सब मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि आपने देश को एक बहुत बड़ी सौगात दी है और देश के वासियों को भी इस अनमोल सौगात के लिए, दिवाली के पूर्व इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए और आजादी के 75 साल और 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट अपने आप में शुभक संयोग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करने के मौके पर संबोधित कर रहे थे। Indeed, Honorable Prime Minister in his speech saying that New India has become a global leader in establishing its presence as a digital facilities provider in the banking sector, and that the world is applauding the strengths of India. Honorable Prime Minister also saying that New India has moved further with a great pace towards digital currency. Through digital transactions, our economy has benefited immensely. Honorable Prime Minister also adding that there is no sector in India that is now deprived of technology service delivery, and that today, Digital India has made it possible to achieve our goals and targets as a rising global power. Honorable Prime Minister also adding that digital banking units will give rise to new innovations, new ideas which will transform New India. With that, ladies and gentlemen, we come to the end of this special broadcast wherein Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi dedicated to the nation 75 digital banking units across the country. Along with Program Coordinator Vikram Singh, my co-commentator Shoaib Yar Khan, this is Bhuvan Apurva Jha signing off. News and updates will continue on the other side. Stay tuned. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. यह आकाशवाणी दिल्ली का केंद्र, यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान मिले सुर। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। चैन तरज थई म्यान तरज इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बह के सागर में मिले बदला दा रूप लखे बरसन होले होले।
இணைந்தால் நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழை